हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका अपने परिवार माइंड बूस्टर स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत। आज की जो वीडियो है वो हिमाचल प्रदेश के साप्ताहिक अखबार गिरिराज के ऊपर रहेगी। ये गवर्नमेंट का गैजेट है, इसमें वेरियस काइंड का डाटा रिलीज़ होता है और उन्हीं फैक्ट्स को लेके हमने आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत से डाउट क्लियर होंगे। सो बढ़ते हैं आज की वीडियो के ऊपर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शिमला छराबड़ा में स्थित होटल वाइट फ्लावर हॉल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, और बी है लॉर्ड रिपन, सी है लॉर्ड किचनर, डी है लॉर्ड डलहौजी। आई होप आपने ये सब नाम सुने होंगे। कर्जन हमारे वाइसराय रहे हुए, रिपन हमारे वाइसराय रहे हुए और डलहौजी भी हमारे वाइसराय रहे हुए। बट इसका राइट जो आंसर होगा, करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा लॉर्ड किचनर। किचनर कौन थे? किचनर ब्रिटिश आर्मी में एक कमांडर इन चीफ थे, कमांडर इन चीफ रहे हुए हैं। और इसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि ये जो छराबड़ा है और ये जो वाइट फ्लावर हॉल है, ये है कहाँ पे। जब हम शिमला से कुफरी की ओर जा रहे होते हैं, शिमला से कुफरी की ओर, तो हमें रास्ते में कुफरी के 1 किलोमीटर पीछे ये हमें देखने को मिलता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत हिमाचल की हेरिटेज बिल्डिंग है। ये लगभग 150 साल पुरानी है, 150 ईयर पुरानी है। और ये जो बिल्डिंग है ये बहुत खूबसूरत है। इसको सबसे पहले इस बिल्डिंग में जीएचएम बैटन जीएचएम जीएचएम बैटन ने रहना शुरू किया था। और इसमें बहुत सी चीज़ें बनाई गई हैं एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए, और बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे रिपन भी रहे इस बिल्डिंग में, रिपन। फिर इसमें डफरिन भी रहे, डफरिन और डफरिन की वाइफ है लेडी डफरिन भी रहे। उसके बाद जो है लॉर्ड किचनर ने इसको अपना घर घर बनाया। और उनके जाने के बाद एक गोल्डस्टीन फैमिली होती थी यहाँ पे। गोल्डस्टीन आपको पता होगा, जिन्होंने नलवाड़ी मेला भी स्टार्ट किया था 1889 में। गोल्डस्टीन फैमिली ने इसको बेच दिया था, किसको? मिस्टर हॉड्स को, मिस्टर हॉड्स को। और उसके बाद 1993 में इसमें एक फायर इंसिडेंट हुआ, बहुत भयंकर। इसमें आग लग गई थी और आग लगने के कारण इसकी जो बिल्डिंग थी, जो इमारतें थी, जो अंदर की चीज़ें थी, फर्नीचर था, वो जल गया था। उसके बाद 1995 में हिमाचल गवर्नमेंट ने इसको ओबराय ग्रुप्स, आपको सबको पता होगा कि ये होटल का ग्रुप है, ओबराय ग्रुप्स को दिया था। और उसके बाद ये ओबराय ग्रुप्स ही इसको चला रहा है, ये लीज़ के ऊपर इनको मिला हुआ है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन अमेरिकन इन खादी किसकी जीवनी है? डॉक्टर वाई एस परमार, विद्या स्टोक्स, सत्यानंद स्टोक्स, शांता कुमार। आई होप आप इन सब नामों से वाकिफ़ होंगे। हम एक एक करके डिस्कस भी करेंगे। वाई एस परमार हमारे एक्स सीएम भी रहे हुए और सबसे पहले सीएम रहे हुए। विद्या स्टोक्स ये हमारे 7 बार एमएलए रहे रहे हुए हैं, 7 बार। और सत्यानंद स्टोक्स जिसे जो इसका राइट आंसर है वो सत्यानंद स्टोक्स ही है। और शांता कुमार भी हमारे एक्स सीएम रहे हुए हैं। तो आइए थोड़ा सा बात करते हैं सत्यानंद स्टोक्स क्यों इतने ज़रूरी थे, क्योंकि इनके ऊपर एक एन अमेरिकन इन खादी किताब की जीवनी मतलब बनाई गई। तो ये एक अमेरिकन थे, ये एक अमेरिकन ओरिजिन के व्यक्ति थे। और 22 ईयर्स की एज में 1904 में ये भारत आए। और ये सबसे पहले सुबाथू, शिमला सुबाथू से आप वाकिफ़ हैं, सुबाथू के लेपर कॉलोनी में रहने लगे, लेपर कॉलोनी में रहने लगे। और बाद में इन्होंने एक लोकल लेडी से यहाँ पे मैरिज कर ली। और फिर ये स्पिरिचुअली हिमाचल में जो, जैसे हमारी जो स्टेट है वो थोड़ी सी आपको पता है कि देवी देवताओं का यहाँ पे घर है, और हम लोग जो है देवी देवताओं में बहुत विश्वास करते हैं। तो ये स्पिरिचुअली ये भी थोड़े प्रभावित हुए उस चीज़ से, और इन्होंने हिंदुइज़्म को अडॉप्ट किया। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी एक्टिव मेंबर रहे। और बाद में इनकी जो बेटा हुआ और इनकी जो वाइफ हुई, सॉरी बेटा, जो इनका बेटा हुआ और उसकी वाइफ थी विद्या स्टोक्स, जो इनकी डॉटर इन लॉ थी, विद्या स्टोक्स, जो कि 7 बार एमएलए रही। अब मैं एक बात और बताऊं कि इनका जो एक्चुअल नेम था अमेरिका में वो था सैमुअल इवांस स्टोक्स। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने हिमाचल में फॉर द फर्स्ट टाइम एप्पल कल्टीवेशन की थी। एप्पल कल्टीवेशन सबसे पहले सेब के बगीचे किसने लगाए थे यहाँ पे? सैमुअल इवांस स्टोक्स ने। तो ये वही व्यक्ति हैं। आए दिन इनके बारे में न्यूज़पेपर में और बहुत सी चीज़ों में देखने को मिलता है। ये अभी भी रिसेंटली न्यूज़ में रहे हुए हैं, तो इसी वजह से ये क्वेश्चन जो है आपके लिए फ्रेम किया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भूतनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया?
राजा रूप सेन, राजा दिलेर सेन, राजा संसार चंद, राजा अजीब सेन। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग की मिस्टेक है, अजीब सेन नहीं होगा यहाँ पे होगा अजबर सेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजा अजबर सेन। ये मंदिर मंडी में स्थित है, मंडी हिमाचल प्रदेश में, और इसको 1527 में राजा अजबर सेन ने बनाया था, और ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड भी है। आई होप आप समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली रंगीन, देखो यहाँ पे आपने देखना है, भारत में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे पहले कभी कभी पूछ लेगा आपसे कि पहली बोलती हुई फिल्म कौन थी, पहली साइलेंट फिल्म कौन थी, और पहली रंगीन फिल्म कौन सी, तो आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी। ऑप्शन में दिया हुआ किसान कन्या, आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र, छोटा चेतन। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा किसान कन्या। तो उसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे बताता चलूँ कि भारत में जो सबसे पहली साइलेंट मूवी बनी थी, देखो जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो मूवियाँ साइलेंट भी बनती थी, उनको लोग ऐसे ही देखते थे बिना वॉइस के। तो ये साइलेंट मूवी बनी थी, ये बनी थी 1913 में, ठीक है, राजा हरिश्चंद्र। फिर जो मूवी आई वो आई जिसमें स्पीकिंग मतलब बोलती हुई मूवी आई उसके बाद, जिसका नाम था आलम आरा। तो वो कितने में आई, वो आई 1931 में। उसके बाद हमारी कलर मूवी बनी जो कि 1937 में बनी थी, और मैक्सिमम टाइम मैंने ये भी देखा है कि इसकी कंपनी का नाम भी पूछते हैं कि ये किसने बनाई थी, तो इसकी कंपनी का नाम था इंपीरियल फिल्म कंपनी। आई होप आपको फैक्ट्स समझ आ रहे होंगे जो मैं बता रहा हूँ आपको, और आपको अच्छे भी लग रहे होंगे। ये वीडियो अंत तक थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर इसमें आपको बहुत से फैक्टर देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीटिंग द रिट्रीट, बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किस पर्व से है, किस राष्ट्रीय पर्व से है। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, न्याय दिवस, हिमाचल दिवस। ये बहुत ही न्यूज़ में रहा, क्योंकि ये जो बीटिंग द रिट्रीट होता है ये हमारे गणतंत्र दिवस से संबंधित है। क्यों संबंधित है, हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जैन को, एवरी ईयर। उस दिन हम रिपब्लिक हुए थे, हमारा अपना हेड, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नियुक्त किया गया था, और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन भी था उसको भी इनेक्ट किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। तो इसमें क्या होता है कि जब 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस होना होता है, उससे पूर्व बहुत सी भारत की सेनाओं की टुकड़ियाँ लगाई जाती है गश्त के लिए, जो कि किले, लाल किले के आसपास के एरिया को गश्त करती हैं और एक प्रोटेक्शन का काम करती हैं। फिर 29 जैन को सूर्यास्त किस्म है, इसको एक क्लोजिंग सेरेमनी माना जाता है कि उन सभी टुकड़ियों को उनकी हेडक्वार्टर से क्या आता है, बुलावा, मतलब दोबारा से उनकी घर वापसी का संदेश आता है, ठीक है। और उनके इस काम को बखूबी से निभाने के लिए खूबी से निभाने के लिए वो एक फिर से उसमें एक परेड टाइप लाल किले के मैदान में परेड टाइप ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसमें फायरिंग फायरिंग से, एयर फायरिंग से, और या जिसको हम बोल सकते हैं गोलाबारी से इस सेरेमनी को क्लोज करते हैं। तो ये एक सेरेमनी है जो कि जिसको हम बीटिंग द रिट्रीट बोलते हैं। रिट्रीट वैसे होता ही ऐसे है कि मतलब वापसी, है ना। तो बीटिंग द रिट्रीट मतलब जो उस काम को करने के बाद जो है दोबारा से लौट जाना। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। इसका राइट आंसर होगा गणतंत्र दिवस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जो नए हैं चैनल के ऊपर, वो चैनल को लाइक कर लेंगे और वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में किस, देखो कि यहाँ पे किस होना था, भारत में किस राज्य में केवल 2 जिले हैं, मणिपुर, असम, त्रिपुरा और गोवा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा गोवा। गोवा आपको पता है, गोवा की जो हमारी फिजियोग्राफी है वो ऐसे है, और यहाँ पे गोवा आता है आपका, ऊपर से महाराष्ट्र है, और यहाँ पे इसके नीचे से साउथ वाली साइड से इसको कर्नाटका है, ऊपर से महाराष्ट्र है, इधर अरेबियन सी है। देखो जो जीके है, जीके एक ऐसा प्रोसेस है, जब भी हम किसी स्टेट की बात करेंगे, किसी जियोग्राफिकल चीज़ की बात करेंगे, आपके माइंड में उसकी पिक्चर वेल क्लियर होनी चाहिए। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को थोड़ा-सा अपने माइंड में सरमाइज़ करने की पावर जो है बढ़ाते चलें। और ये हमारा एक ऐसा एरिया है जो कि मालाबार हिल्स, देखो ये क्या है, ये हमारे हैं ईस्टर्न घाट, और ये हमारा है वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। और यहाँ पे जो एरिया है ये मालाबार हिल्स,
मालाबार हिल्स, मालाबार हिल्स के बीच में है। आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि गोवा की कैपिटल क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ए, बी अरविंदो घोष, सी बाल गंगाधर तिलक, डी स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। आइए थोड़ा सा ब्रीफ में जानते हैं कौन थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो था मूल शंकर तिवारी। पूछते हैं, एग्जामिनर बहुत बार पूछता है स्वामी दयानंद सरस्वती का जो पहले नाम था वो क्या था? मूल शंकर तिवारी। और इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना भी की थी। और एक इन्होंने और इनसे रिलेटेड फैक्ट है, अर्ष विद्या गुरुकुलम की स्थापना किसने की थी? अर्ष विद्या गुरुकुलम, ये भी याद रखना है आपने, किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और देखो इस बारे में अगर इससे पहले एक बार और एक इनकी फेमस बुक भी है जिसका नाम है सत्यार्थ। सत्यार्थ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके बारे में हम बात करें अगर नारे के बारे में, तो जो वेदों की ओर लौटो का नारा था इसकी क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि भारत तो सनातन देश है, सनातन प्रधान रहा है, तो वेदों की ओर लौटने की क्या जरूरत पड़ी थी? वेदों की ओर लौटने की जरूरत ये पड़ी थी कि जब जो हमारा जो जैसे ब्राह्मण जो समाज है उसने पाखंडवाद को ज़्यादा बढ़ा दिया, अपनी जो चीज़ें थी कर्मकांड में लोगों को ज़्यादा फंसा दिया, तो उन्होंने अंत में जो है एक एक अपनी मतलब जो अपनी अपनी थिंकिंग है, उन्होंने एक चीज़ बताई कि जो हमारे वेद हैं वो ना तो आइडल वर्शिप को मानते हैं, मूर्ति पूजा को मानते हैं, और ना ही वो पशु बलि को बोलते हैं, पशु बलि को बढ़ावा देते हैं। पर हो क्या रहा था हमारी सोसाइटी में उस टाइम? मूर्ति पूजा के ऊपर बढ़ावा दिया जा रहा था, पशु बलि दी जा रही थी मंदिरों में, जो कि अभी कुछ टाइम पहले बंद हुई है, कोर्ट के द्वारा बंद की गई है, नहीं तो हमने हमारे टाइम में भी हमने बहुत बार प्रिवेलेंट देखा है इसको समाज में। तो उनका कहना था, स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना था कि ये चीज़ें हैं ये ठीक नहीं है, ये हमारे वेदों का प्रिंसिपल नहीं है। हमारे वेद सिर्फ ये बोलते हैं कि जो जैसे भगवान हैं वो अच्छे कर्म में, अच्छी चीज़ों में, वो इन चीज़ों में विश्वास करते थे, ना कि वो ये दिखावे में विश्वास करते थे कि तुम मूर्ति में पूज लो, तुम पशु बलि दे के भगवान को खुश कर लो, ये सारी चीज़ें। तो उनका अल्टीमेटम ये कहना था कि पाखंडवाद से निकलकर आप अपने वेदों को समझें, जो हमारी ओरिजिनल फिलॉसफी है वेदों की, उसकी तरफ चलें। सो ये था स्वामी दयानंद सरस्वती का ओपिनियन वेदों की ओर लौटने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यांगता नाम का भारतीय मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंध है? ये बोल रहा है कि जो यांगता नाम का जो भारतीय मार्शल आर्ट्स है वो किस राज्य से संबंधित है? तो आए दिन न्यूज़पेपर में हम देखते रहते हैं, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग मार्शल आर्ट्स हैं और ये न्यूज़ में रहते हैं, और ये क्वेश्चन जो है पूछ भी लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मणिपुर। यांगता है क्या? यांग का मतलब होता है तलवार, मतलब स्वॉर्ड, और ता का मतलब होता है उसका स्पीयर, जो उसका म्यान होता है जैसे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो स्वॉर्ड है वो एक प्राइमरी वेपन है। प्राइमरी वेपन किसमें? प्राइमरी वेपन इन मार्शल आर्ट, ठीक है। और इसका जो मीनिंग है वो ये है कि इसको हम प्राइमरी वेपन की तरह यूज़ करते हैं किसी भी वॉर में, किसी भी जो इनका मार्शल आर्ट्स होते हैं उसमें। अब मेरे को इससे याद आया कि एक अभी क्वेश्चन आया था हाल ही में किसी एग्जाम में, मैंने देखा था कि गटका, जो गटका मार्शल आर्ट है वो किसका है? वो है सिखों का, पंजाब सिखों का। एक और मैं आपको बताता हूँ, सिलम्बम, सिलम्बम, ये है तमिलनाडु का। ये दोनों भी रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं, आप इनको भी नोट कर लेना। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर लेंगे। भारतीय वायुसेना की पहली एयर मार्शल का क्या नाम है? बंधा बंदोपाध्याय, बंदोपाध्याय, पद्मा बंदोपाध्याय, और पुनीता अरोड़ा, अंजलि भागवत, बुला चौधरी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पद्मा। कहीं कहीं इसका नाम आपको पद्मावती भी देखने को मिलेगा, पद्मावती। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स आपने, क्योंकि ये एक ही पर्सनैलिटी है जिसको बार बार अलग अलग नामों से देखा गया है। इनको इतना खास दर्जा मिला है कि ये पहली महिला एयर मार्शल थी, बहुत बड़ी बात थी उस टाइम में। और इन्होंने जो है 1968 से लेके 2005 तक
इंडियन एयर फोर्स को सर्व किया है। इनके जो हस्बैंड थे वो भी विंग कमांडर थे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये न्यूज़ में तब थे क्योंकि इनको 2020 में पद्म श्री से नवाजा गया था। ये बहुत बड़ी बात होती है गाइज़, अपनी लाइफ में पद्म श्री से नवाजा गया इनको। और इनको इनकी सर्विस के दौरान विशिष्ट सेवा पुरस्कार भी मिला। और एक अति विशिष्ट सेवा होता है, अति विशिष्ट सेवा पुरस्कार 1971 में जो इंडो पाक जो वॉर हुई थी, इसमें इनके प्रदर्शन को देखते हुए इनको अति विशिष्ट सेवा पुरस्कार भी दिया गया था। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और आपको इसमें फैक्ट्स भी मिल रहे होंगे। ये सारे फैक्ट्स गवर्नमेंट गैजेट के हैं। अगर गवर्नमेंट गैजेट में ये चीज़ें छपी हैं तो ये कहीं ना कहीं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको इनके ऊपर फोकस करना है और अपने अपने नोट्स बना लेने हैं। और आपको मैं अश्योर करता हूँ कि यहाँ से गवर्नमेंट के एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही लेटेस्ट है। मंडी शिवरात्रि में किस देवता की जलेब सबसे पहले जलती है? थोड़ा सा जलेब वर्ड को देख के आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। जब मैंने पहली बार इस वर्ड को देखा था तो मैं भी बहुत कंफ्यूज हुआ था। पर मेरा एक मंडी से फ्रेंड है, उन्होंने मेरे को बताया कि जलेब का जो एक्चुअल में मीनिंग होता है वो होता है शोभा यात्रा। शोभा यात्रा। अब देखो अपना क्वेश्चन पढ़ो। मंडी शिवरात्रि के किस देवता की शोभा यात्रा सबसे पहले चलती है? मतलब जो मंडी का जो शिवरात्रि फेयर जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले कौन से देवता आगे चलते हैं, जिसके बाद सारे देवता पीछे चलते हैं? तो इसके हम ऑप्शन की ओर चलेंगे। माहूनाग, कमरूनाग, पसाकोट, राजदेवता, माधुराय। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा राजदेवता माधुराय, ऑप्शन डी। अब देखते हैं कि ये इतने इंपॉर्टेंट देवता क्यों हैं, कि ये सबसे पहले चलते हैं। मंडी में हजारों देवता हैं तो इनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। एक्चुअल में जब मंडी का जो शासन, मंडी में पहले जैसे हर एक रियासत में राजा होते थे, तो मंडी के जो राजा थे जब उन्होंने अपनी सत्ता जो है गवर्नमेंट को संभाली तो उन्होंने उस टाइम अपना राजपाट किसको संभाल दिया था? राजदेवता माधुराय को। और ये जो ये देवता हैं ये बहुत ही पावरफुल हैं और ये श्री कृष्ण का रूप माने गए हैं। श्री कृष्ण का रूप माने गए हैं, ठीक है। और इनका जो भवन है वो ये कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं अपना जो दमदम महल जो कि डीसी ऑफिस के साथ में है। देखो एक साइड डीसी बैठ रहे हैं, एक साइड दमदम महल में हमारे देवता जी बैठ रहे हैं। दोनों की पोस्टें क्या है, बड़े डिग्निटरी हैं। तो इनको इतना दर्जा दिया गया है, देखो साथ में मतलब जो है आमने सामने बैठते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और यहाँ से बन गया, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया दमदम महल को देख के। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि दमदम महल मंडी में किसने बनाया? तो सूरज सेन ने। किसने? सूरज सेन ने। और मैं एक बात और बताऊंगा आपको देवता माधुराय के बारे में। इनकी जो प्रतिमा है वो बहुत ही पुरानी है, चांदी की प्रतिमा है और जो कि 1705 ईस्वी में बनी थी। तो आप लगा सकते हैं आइडिया कि 1705 के बाद 2025, मतलब ये लगभग मोटा मोटा इसको आप देख लो 300 साल पुरानी जो है प्रतिमा है, जिसको मतलब वहाँ से उस टाइम से लेके आज तक पूजा जा रहा है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाणगंगा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल, महाराष्ट्र, असम, राजस्थान। इसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे क्योंकि जो बाणगंगा है वो हिमाचल में भी एक प्लेस है, एक गंगा मतलब जो ट्रिब्यूटरी है रिवर की, और ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। और यहाँ पे जो एक्चुअल में इसका राइट आंसर है वो होगा महाराष्ट्र। क्यों? अब मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ आपको। ये जो बाणगंगा प्लेस है ये एक्चुअल में जब श्री राम जी श्रीलंका जा रहे थे माता सीता की खोज में, तो रास्ते में उनको एक जगह प्यास लगी और उनको पीने के लिए पानी नहीं मिला। और बाद में उन्होंने क्या किया कि अपना एक बाण मारा, ठीक है, और उस बाण से वहाँ पे पानी निकला। तो अब उस टाइम से इसको बाणगंगा के नाम से जो है नाम मिला है। अब इसकी एक्चुअल लोकेशन हम देखते हैं। तो एक्चुअल में इसकी जो लोकेशन है वो है बालकेश्वर मंदिर परिसर। क्या है? बालकेश्वर मंदिर परिसर। ये मालाबार हिल्स में इसकी लोकेशन है। और इसके साथ में बालकेश्वर जो मंदिर है इसके साथ में एक टैंक है। टैंक मतलब जैसे हमारे यहाँ पे हिमाचल में पुखर बोलते हैं ना, आपके क्या पता क्या बोलते हैं, हमारे पुखर बोलते हैं, जो एक जैसे पानी का तालाब जैसा होता है और उसमें पानी होता है, वो बहुत टाइम से वैसे ही वो भरा रहता है। तो हमारे यहाँ पे इसको पुखर का नाम देते हैं। वैसे ही वहाँ पे ये जो बाणगंगा है वो एक इस मंदिर के साथ में पुखर है। और हमारे तो ऐसे देखा ही गया है कि जितने भी मंदिर होते हैं उनके स्थान पे जो है मैक्सिमम आपको पानी का स्थान मिलेगा ही मिलेगा। जैसे पराशर है,
और अपने मतलब बहुत से मंदिर ऐसे हैं जिनके साथ-साथ में पानी का स्थान ज़रूर होता था। तो इसका ये माना गया है कि ये बहुत ही एक हीलिंग प्रॉपर्टी वाला पानी है। कैसा है? हीलिंग प्रॉपर्टी है इसकी। मान लो किसी को जैसे किसी के शरीर में चर्म रोग है तो वो यहाँ ठीक हो रहा है, या किसी को कोई बीमारी है, वो इस पानी में नहाने के बाद जो है ठीक हो रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो पानी है वो आज भी इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये हमारी इंडिया में जो है सबसे पहले कब सेलिब्रेट किया गया था? ये 1992 में सेलिब्रेट किया गया था, और ये एनुअली लगता है मेला यहाँ पे, ठीक है? ये एक मेला टाइप भी होता है, फेस्टिवल मतलब। और यहाँ पे क्लासिकल जो सॉन्ग्स के जितने भी सिंगर हैं वो इंडिया के सारे आते हैं, और ये 2 डेज़ का फेस्टिवल होता है। 2 डे फेस्टिवल चलता है, ठीक है? तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रकूप झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंद्रकूप झील, तो इसको मूल लेक के नाम से भी जाना जाता है। और गाइस मैं बताऊं आपको कि जो चंद्रकूप झील है, ये सब जो है चंद्रमा चंद्रमा से मतलब जैसे वाइट रहती है स्नो की, उसमें चादर में रहती है, ये हमारी धौलाधार रेंज जो कि कांगड़ा और चंबा को सेपरेट करती है। चंबा को सेपरेट करती है, उसमें इसका राइट आंसर होगा चंबा। और धौलाधार, इस धौलाधार श्रेणी में 7 ऐसी बड़ी झीलें हैं, 7 छोटी बड़ी झीलें हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं। जैसे उनके नाम मैं बताऊँ आपको, मणिमहेश, महाकाली, खजियार, चंबा, लामाडल और गढ़सरू। ये आपको याद रखनी है, फेमस झीलें हैं। और ये जो चंद्रकूप झील है इसको आइसबर्ग लेक भी बोला जाता है, आइसबर्ग लेक। और यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल सकती है, फ्लोटिंग आइस ब्लॉक्स। जैसे आइस के बड़े-बड़े ब्लॉक्स होते हैं ना, फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको ये याद रखना है कि ये जो लेक है, कई बार आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि हिमाचल की किस पर्वत श्रेणी में ये आती है, तो आप बोलेंगे इसको धौलाधार। कई बार आपसे पूछेंगे कि ये कहाँ है, तो आप बोलेंगे चंबा। कई बार आपसे पूछ लेंगे आइसबर्ग लेक ऑफ हिमाचल कौन है, तो बोलेंगे आप चंद्रगुप्त, ठीक है? तो इस प्रकार अलग-अलग टाइप से क्वेश्चन बन जाता है, आपने इसको थोड़ा नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024-25 का रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का खिताब किस टीम के नाम रहा? झारखंड, सौराष्ट्र, विदर्भ, पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा विदर्भ। अब विदर्भ जो जैसे ये जो रणजी होती है, ये मैक्सिमम स्टेट्स यूटी की अलग-अलग टीमें हैं। तो यहाँ पे आपको अगर मैं बताऊँ कि विदर्भ जो है, आप क्या समझ रहे हैं कि कौन-सी टीम है? विदर्भ जो हमारा ऐसे एरिया है, महाराष्ट्र और ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और ये महाराष्ट्र, जो यहाँ पे इनका जो दोनों का जो पॉइंट है, जहाँ पे दोनों स्टेट्स मिलती हैं, इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं हम? विदर्भ, ठीक है? तो ये जो टीम है वो इस एरिया की टीम है। और ये हिमाचल के लिए इम्पोर्टेंट क्यों बना है? ये हिमाचल के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो सबसे पहले रणजी ट्रॉफी करवाने का निर्णय लिया गया था वो 1934 में एक मीटिंग हुई थी, और ये मीटिंग जो है शिमला में हुई थी। किसकी? बीसीसीआई की, ठीक है? तो ये इसलिए ये ट्रॉफी जो है हिमाचल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले इस ट्रॉफी का नाम ऐसे और था, बाद में जो हमारे एक प्लेयर हुए रणजीत सिंह, जिन्होंने इंडिया की तरफ से सबसे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट खेला। इंडिया की तरफ से, मतलब इंडिया टीम तो इंग्लैंड की थी, बट वो इंग्लैंड की टीम में खेले, मतलब इंडिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला। तो उनके नाम के ऊपर जो है ये जो ट्रॉफी है ये स्टार्ट की गई है, इसका नाम रणजी ट्रॉफी कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि किसके नाम पे हुआ है? रणजीत सिंह। और रणजीत सिंह कौन थे? फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर। देखो क्रिकेट में बहुत क्रेज है लोगों का, लोग क्रिकेट देखते हैं, पर ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो रणजीत सिंह थे वो फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर थे जिन्होंने इंटरनेशनल खेला था। और ये कहाँ हुआ? अभी ये हाल ही में जो मैच हुआ, इन्होंने इसमें केरला को हराया था, केरला की टीम को हराया था। और ये स्टेडियम था जमथा, नागपुर स्टेडियम, नागपुर महाराष्ट्र में है, ठीक है? आई होप आपको फैक्ट्स समझ आ रहे होंगे और आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। अब देखो द्वीप तो होते हैं, द्वीप तो महासागर में होते हैं, सागर में होते हैं, पर नदी, जैसे कोई नदी है, अगर नदी के बीच में कोई ऐसे इधर से भी नदी जा रही है, उधर से भी जा रही है, और बीच में जगह खाली है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नदी द्वीप। तो जो सबसे बड़ा द्वीप है ये हमारा है माजुली, ठीक है? ये पूछा गया है कि यहाँ ये किस उसमें स्टेट में है? असम में है, केरल में है, पश्चिम बंगाल में है और झारखंड में है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा असम। अब असम में ये जो ब्रह्मपुत्र आ रही है, जैसे अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र आती है, ब्रह्मपुत्र,
तो ये असम से होके आती है। तो असम में ये वाला आइलैंड माजुली है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो असम की कैपिटल है वो है वैसे गुवाहाटी, और ये जो माजुली है इसको कल्चरल कैपिटल ऑफ कल्चरल कैपिटल ऑफ असम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये कल्चरल कैपिटल ऑफ असम के नाम से इसको जाना जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो आपने इस ये बहुत पेपरों में आने वाला क्वेश्चन है, आज से पहले भी आया है, इवन ये यूपीएससी तक के पेपरों में ये क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड फैक्ट्स पूछे गए हैं। ठीक है, आप पिछले 2-3 सालों के पेपर में देख लेना, यूपीएससी जैसे पेपरों में भी इसके फैक्ट्स पूछे गए हैं। और अभी जैसे जैसे क्वेश्चन पुराना होता जाता है तो यूपीएससी से एसएससी में आता है, एसएससी से फिर स्टेट सर्विसेज में आ जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है जैसे अलाइड में आ गया, उसके बाद फिर पुलिस में डाल देंगे, हाई कोर्ट की जीके में डाल देंगे, पटवारी में डाल देंगे, जेईटी के एंट्रांस में आ जाएगा, बीएड के एंट्रांस में आ जाएगा। तो क्वेश्चन का एक ऐसा ही तरीका होता है कि जैसे जैसे कोई क्वेश्चन आम बनता जाता है तो धीरे धीरे उसका लेवल जो है ऊपर से नीचे की तरफ वो आता जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिव वाइल यू आर अलाइव के लेखक कौन है? देखो ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक बुक है जिसका नाम है लिव वाइल यू आर अलाइव, जीवो जब आप जिंदा हो। ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं इनमें से कौन होंगे? ऑप्शन ए शिव खेड़ा, बी चैतन्य, अभिजीत बनर्जी, लोकमान्य तिलक। ये जो बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी रही थी, और इसके जो लेखक है वो शिव खेड़ा है। ठीक है, ये मैंने आपको बुक का फोटो लगाया है, हाल ही मैंने भी इसको परचेज किया है, अभी मैं इसको देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब सीआरपीएफ। तो ऑप्शन ए है हमारा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, राहुल रजकोत्रा, दलजीत सिंह चौधरी और राजविंदर सिंह भट्टी। तो इसका जो ऑप्शन ए रहेगा वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये पूछा गया कि डायरेक्टर जनरल कौन है? ये है सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल। और बात करते हैं हम राहुल रजकोत्रा के बारे में। जो राहुल रजकोत्रा जी हैं ये हमारे आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल हैं, और दलजीत सिंह चौधरी हमारे बीएसएफ के हैं, और राजविंदर सिंह भट्टी हमारे सीआईएसएफ के हैं। देखो स्टूडेंट्स, मेरा जो एक्चुअल में मोटो है वो ये नहीं है कि मैं क्वेश्चन लाऊं, उसका आंसर बताऊं और यहाँ से चला जाऊं। मेरा मोटो है कि मैं अगर आपके साथ 20 क्वेश्चन कर रहा हूं तो 20 क्वेश्चन में हम कम से कम 80 to 90 फैक्ट्स डिस्कस करें, ताकि आप जब भी कभी पेपर में बैठो तो जो देखो टॉपिक तो बहुत लिमिटेड है, सिर्फ टॉपिक्स में से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आगे आगे एग्जामिनर क्या करता है, एक टॉपिक में से 5-6 चीज़ें देख लेता है और उसमें से कोई ना कोई चीज़ निकाल के उसका मतलब जो है ब्रीफ करके उसमें से क्वेश्चन निकाल देता है। तो हम यहाँ पे चीज़ों को तभी इतने ब्रीफ से कर रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में कभी भी प्रॉब्लम ना आए। तो हमने जैसे ये क्वेश्चन लिया तो मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया, इसमें ऑप्शन तब डाले मैंने और कि आपको इसके साथ साथ याद हो जाए कि जो ज्ञानेंद्र प्रताप जी हैं वो सीआरपीएफ के हैं, राहुल रजकोत्रा आईटीबीपी के हैं, दिलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ के हैं, और राजविंदर सिंह भट्टी सीएसएफ के हैं। जितने भी डिफेंस फोर्सेस के एग्जाम है, चाहे पुलिस का एग्जाम है, इनमें ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो, बी सिरिल रामाफोसा, सी अब्देल फतह अल सीसी, और डी जायर बोल्सोनारो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो। ये हमारे इस बार चीफ गेस्ट रहे हैं रिपब्लिक डे के ऊपर। और जैसे आपको बता दूं कि इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो क्या है? जकार्ता। ठीक है, तो ऐसे भी कई बार जैसे जिस कंट्री के साथ हमारा कोई रिलेशन चल रहा है, कोई बातचीत चल रही है, कोई चीफ गेस्ट रहा है, तो कई बार ऐसे कर लेते हैं कि उसकी करेंसी पूछ लेंगे, उसकी कैपिटल पूछ लेंगे कि क्या जो बच्चा है वो करंट की चीज़ों के साथ वाकिफ़ है कि नहीं है, क्या वो करंट की चीज़ों को देखता है या नहीं देखता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में एक्चुअल में, ये आपकी जो डे बाई डे शैली है, पढ़ने की शैली है, समझने की शैली है, आप भारत देश को कैसे देख रहे हो, हिमाचल को कैसे देख रहे हो, हिमाचल में क्या हो रहा है, आप उन चीज़ों से अवेयर हो या नहीं हो। एक्चुअल में ये क्वेश्चन इसलिए फ्रेम किए जाते हैं कि आपकी उस नॉलेज को टेस्ट कर पाएँ कि आप जो है कितना अवेयर रहते हो, कितना अपडेटेड रहते हो चीज़ों के साथ। तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे डाला गया है। ठीक है, वैसे इसका क्या रेलेवेंस बन जाता है, चीफ गेस्ट थे, पर चीफ गेस्ट के साथ साथ ये हो सकता है ना कि पूछ लें आपसे इंडोनेशिया की करेंसी कौन सी है, ये पूछ लें आपसे कि वो राष्ट्रपति का नाम ही पूछ लें। ठीक है, तो कई चीज़ें पूछ सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हाल ही में जो 2025 में गणतंत्र दिवस मनाया गया वो कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया, 76वां, 75वां, 77वां, 78th। तो ये ऐसे आपको क्वेश्चन कहीं से भी घुमा सकता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा और बता दूँ आपको, जो सिरिल रामाफोसा जी हैं ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और जो अब्देल फतेह
अल सीसी जी हैं, ये आपको नाम ही थोड़ा सा ऐसा है, इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं। और जायर बोल्सोनारो, ये आई थिंक ये ब्राज़ील के इससे पहले के प्रेसिडेंट थे, और अभी जो न्यू इनके प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं लूला डा सिल्वा। तो याद रखना है आपने, ये करंट में भी रहा था कि ब्राज़ील के जो हेड बने हैं अभी प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन बने हैं, लूला डा सिल्वा। मुझे पता है कि वीडियो लंबा हो रहा है, पर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वीडियो में मैं आऊँ और क्वेश्चन कराऊँ और चले जाऊँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको एक-एक चीज़ ब्रीफ से करवाता चलूँ, ताकि आपको इन चीज़ों को करने के बाद इस चीज़ के बारे में कोई अदर चीज़ें नहीं देखनी पड़े, कोई बुक्स नहीं देखनी पड़े। ठीक है? तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्गन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू। आपको पता है हिमाचल तो पूरा घाटियों का ही प्रदेश है, और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा किन्नौर। और ये ब्यूटीफुल वैली ऑफ किन्नौर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है? तो जो अगर कोई ऐसा पूछता है आपसे कि किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है, वो है मुल्गन। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे जैसे वहाँ से सतलुज आती है, तो वहाँ पे सतलुज के साथ साथ जैसे बसपा घाटी है, ठीक है, टिडोंग घाटी है, टिडोंग वैली, सांगला वैली है, रूपा वैली है, रिब्बा वैली है वहाँ पे, हांगरंग वैली है। ठीक है गाइस? तो मैं ये चाहता हूँ कि आप बिल्कुल चीज़ों को ऐसे देखो कि हम, एक होता है ना कि किताब ली पढ़े, एक होता है कि अप्रोच समझनी। अब जब हम यहाँ पे मुल्गन घाटी कर रहे हैं, तो हम किन्नौर की घाटियाँ कर लेनी चाहिए। क्यों? ताकि हमें अगर क्वेश्चन में आता है, जैसे हांगरंग घाटी है, बहुत बार पूछी गई है, टिडोंग घाटी है, बहुत बार पूछी गई है। ठीक है? रिब्बा क्यों फेमस है? अंगूरों की भूमि भी इसको बोलते हैं। ठीक है? थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं आपको एक-एक चीज़ ब्रीफ कर दूँगा। अंगूरों की भूमि भी इसको कहा जाता है। ठीक है? तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि जब भी कोई भी टॉपिक आप कर रहे हो तो उसको अच्छे से करो। ठीक है? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? सिंगापुर, वियतनाम, स्वीडन और जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिंगापुर। देखो इसमें जो बोला गया है कि शक्तिशाली पासपोर्ट तो पासपोर्ट तो होता है, एक पासपोर्ट होता है, पर उसमें शक्तिशाली क्या है? देखो जो भी कंट्री होती है, ये एक रैंक आता है, इंडेक्स आता है, ठीक है? ये बताता है कि कौन सी कंट्री टॉप पे है, कौन सी लोवेस्ट पे है। मतलब कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है, किस मामले में? स्ट्रॉन्ग का मतलब ऐसी कंट्री जो विदाउट वीज़ा मैक्सिमम कंट्रीज़ को विज़िट कर सकती है। ठीक है? तो वो है सिंगापुर इस टाइम, जिसको फर्स्ट मिला हुआ, और बिगेस्ट इसको किसको मिला हुआ है? वो मिला हुआ है अफ़गानिस्तान को। आपको पता ही है अफ़गानिस्तान में तो इस टाइम कुछ भी, मतलब जो है ना, वो रिपब्लिक है ना, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पे अभी तालिबानी राज कर रहे हैं, तालिबानी। ठीक है? तो और हमारा जो रैंक है इसमें, इंडिया का जो रैंक आया है, वो भी थोड़ा शर्मनाक ही है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, 85th रैंक आया हुआ इसमें। क्या आया? 85th रैंक। तो आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें पहला रैंक किसका है? ये भी बन सकता है कि इंडिया का रैंक क्या है? ये भी बन सकता है कि इसमें सबसे लास्ट रैंक किसका है? तो आपको थोड़ा-सा इसको माइंड में रख के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में किसे प्रदान किया गया? हरमनप्रीत सिंह, दिलप्रीत, वरिंदर, विशाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हरमनप्रीत सिंह। क्या होगा? हरमनप्रीत सिंह। ये हमारे हॉकी कोच हैं इंडिया के, उसके टीम के। और मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि जो मेजर ध्यानचंद जी थे, उनके लाइफ के बारे में थोड़ा सा इवेंट बताता हूँ। कि जब ये छोटे हुआ करते थे और ये स्कूल से घर, और घर से स्कूल, स्कूल से घर, और स्कूल से घर, घर से स्कूल जब जाया करते थे, तो ये हाथ में एक स्टिक लेके जो है ना, पत्थरों को ऐसे 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 मतलब उसके साथ कंट्रोल करते थे। बाद में इनकी ये चीज़ है, वही आर्मी में चले गए और वहाँ पे इनको थोड़ा सा प्रशिक्षण मिला, तो ये बहुत ही अच्छे आर्मी में, मतलब एक हॉकी के वो बने और हमारी टीम के कैप्टन बने। इन्होंने अपनी लाइफ में, थ्रू आउट लाइफ में 3 ओलंपिक खेले हैं। बड़ी बात होती है ओलंपिक खेलना, और इन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 खेले हुए हैं। पहला जो इन्होंने खेला था वो एम्स्टर्डम में खेला था, एम्स्टर्डम में 1928 में, लॉस एंजलिस में, 19 आई थिंक 32 में, और लास्ट इन्होंने खेला था बर्लिन का है, जर्मनी में, और 1936 में। और इनकी जो जन्म हुआ था वो प्रयागराज में। तब बता रहा हूँ क्योंकि आजकल कुंभ चला हुआ था ना, तो प्रयागराज से मेरे को याद आ गया कि इनका जो जन्म हुआ था वो
प्रयागराज में हुआ था, यूपी में। ठीक है, 3 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते थे। इनका जो जन्म दिवस होता है 29 अगस्त, इसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ करवा दिया था। और इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। तो आई होप आपको फैक्ट्स बहुत पसंद आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और हमारे चैनल के ऊपर एक हिंदी मॉक टेस्ट के रूप में एक प्लेलिस्ट चल रही है, आप उसको ज़रूर देखेंगे। एक उड़ान सीरीज़ ऑफ 1000 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, जिसमें 760 के अराउंड क्वेश्चन हो चुके हैं, जो कि एक बहुत ही डिस्क्रिप्टिव सीरीज़ है हिमाचल जीके की। आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। किरण मैम जी उसको पढ़ा रहे हैं। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय हिमाचल।